हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लेके आए आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट। दोस्तों 37 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के लग चुके हैं दोस्तों। 19 दिसंबर को होने दोस्तों, तो उसी के उपलक्ष्य में हम मॉक टेस्ट लेके आए। देखिए, ये ऐसा नहीं कि केवल जेल वार्डन के लिए होगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हिंदी जिसमें हिंदी पूछी जाती है, चाहे यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, सब के लिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम मॉक टेस्ट हिंदी का पूरे 37 क्वेश्चन का। चलिए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, देखिए अगर हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा की जो उपबोलियां हैं उनको हम 5 वर्गों में बांट देते हैं दोस्तों। ठीक, 5 वर्गों के अंतर्गत टोटल कितनी 17 या 18 बोलियां आती दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, 5 उपवर्ग उपभाषाओं में। ठीक, तो देखिए 5 उपभाषाएं इसमें होनी चाहिए था। विख्यात बोलियों की बात करते हैं, देखिए जो विख्यात हैं, बहुत ज़्यादा विख्यात हैं हिंदी की बोलियां, तो टोटल 8 क्या हैं विख्यात भाषाएं दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा, ब्रज भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, और आपकी भोजपुरी हो गई। तो इस तरीके जो ज़्यादा विख्यात है दोस्तों उनकी बात कर रहा है, अवधि हो गई। तो इस तरह से टोटल 8 विख्यात भाषाएं हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करता है इसकी कितनी उपबोलियां हैं, कितनी उपभाषाएं हैं दोस्तों, तो 5 उपभाषाएं दोस्तों। कौन कौन सी आपको पता होगा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी दोस्तों। तो ये आपकी 5 उपभाषा होती है। इनके अंतर्गत आपसे 17 से 18 बोलियां आपको मिल जाती हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ा रखा, अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं दोस्तों। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा दोस्तों हिंदी भाषा का प्रथम दोस्तों। तो देखिए आपको पता होगा कि कौन सा है, चंदर बरदाई द्वारा लिखित। चंदर बरदाई द्वारा लिखित कौन सा है, पृथ्वीराज रासो दोस्तों। किसका मतलब ये किसके जीवन पर आधारित दोस्तों, तो आपको पता होगा ये चंदर बरदाई द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र से संबंधित दोस्तों। और इसे हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना था। किसका, वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य दोस्तों कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखा गया, चंदर बरदाई। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य काल का काल विभाजक नहीं है। तो कौन सा हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है दोस्तों, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। दोस्तों आपको पता है संयुक्त काल नहीं होता दोस्तों, संयुक्त काल नहीं होता दोस्तों। ये 4 काल होते हैं। देखिए पहला क्या है, आदिकाल। ठीक है, आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल जिसको भक्तकाल बोलते हैं, और फिर उत्तर मध्यकाल जिसको हम क्या बोलते हैं, रीतकाल दोस्तों। उसके बाद क्या है, आधुनिक काल दोस्तों। 4 भागों में विभाजित होता है, मगर संयुक्त काल नहीं होता। इसकी जगह आपका क्या हो सकता था दोस्तों, तो आदिकाल कह सकते थे, जो सबसे पुराना काल था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए। जो क्रियापरक है दोस्तों उसको आपको चिन्हित करना, तो कौन सा हो जाएगा हमारा क्रियापरक, कौन सा होता है, कारक। ठीक दोस्तों, कारक क्या कहता है, क्रियापरक होता है दोस्तों। ठीक, तो यह कारक, देखिए कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करने वाला दोस्तों। ठीक है, जो क्रिया को पूरी तरह से करने में किसी न किसी भूमिका को निभाए, वही क्या होता है, कारक होता है दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा कारक एक सही आंसर हो जाएगा। अगला है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया दोस्तों। तो आपको पता होगा थी कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो योजक क्रिया है दोस्तों। ठीक, योजक क्रिया है दोस्तों। कौन सी है, योजक क्रिया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं धातुएं, क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ जुड़ती हैं दोस्तों उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, साधिक अकर्मक धातु। जो साधिक अकर्मक धातु क्या होते हैं, साधित अकर्मक धातु क्या होते हैं, सकर्मक धातु, सॉरी साधित सकर्मक धातु क्या होते हैं, जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे रोने लगा, ठीक, हंस चुका। देखिए ये क्या है, अकर्मक के साथ जुड़ती हैं, मगर ये सकर्मक हो जाती है दोस्तों। तो हंस चुका, ठीक, तो ये पहुंच गया, तो पहुंच गया क्या होगा, एक संयुक्त की तरह होगा दोस्तों। तो इसलिए क्या हो जाएंगे आपके साधित सकर्मक धातु दोस्तों। अगला है, सारंग ले सारंग चले कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा। देखिए जहां पर एक ही शब्द कई बार आए और उनके अर्थ भी क्या हो, अलग अलग हो दोस्तों, वहां पर आपको पता है कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार दोस्तों। देखिए सारंग ले सारंग चले, देखिए यहाँ पे एक सारंग का अर्थ होता है सांप, एक का होता है मेढक, सारंग की ओट। ठीक है, एक सारंग का होता है पानी हो जाता है दोस्तों। ठीक है,
एक सारंग होता है बादल। तो इस तरीके से सारंग के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस का उदाहरण है दोस्तों। जुगुप्सा मतलब क्या होता है, विभत्स या घृणा। ठीक दोस्तों, तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा दोस्तों, याद रखेंगे। करुण का क्या होता है, शोक होता है। रौद्र का क्रोध होता है दोस्तों। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य होता है दोस्तों। सभी चीजें हमें याद करके रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो ये जुगुप्सा किसका होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव का था जुगुप्सा या फिर घृणा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है दोस्तों। कौन सा छंद प्रकार नहीं है, आपको पता चौपाई भी होता है, सोठा भी होता है, दोहा भी होता है, मगर दृष्टांत नहीं होता। दृष्टांत क्या होता है, अलंकार होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए चौपाई में कितनी कितनी मात्रा होती है, तो आपको पता होगा 16 मात्राएं होती है दोस्तों, ये याद रख लेंगे। और सोठा में कितनी होती है, 11 और 13 मात्राएं होती हैं। और सोठा किसका होता है, दोहा का उल्टा होता है। दोहा में कितने हो जाएंगे, फिर जब उल्टा कर दे इसका, तो 13 और 11 मात्राएं। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों पढ़ाई की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि व आयात संधि किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है दोस्तों। तो आपको बता दें ये किसके अंतर्गत हैं, तो स्वर संधि के ये भेद होते हैं दोस्तों, कितने, 5। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादि। और मूलता संधि कितने होते हैं, 3 होते हैं दोस्तों। अगर पूछ ले संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 ही बताना दोस्तों। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोस्तों। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 11 से 12 उपयुक्त समास को चिन्हित करना। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, पथ से भ्रष्ट दोस्तों, पथ से भ्रष्ट दोस्तों, अपादान, अपादान कारक, ठीक दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अलगाव का बोध होता है, पथ से क्या होगा, वो अलग होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। तो तत्पुरुष तो होगा क्योंकि आपका कारक चिन्ह है, मगर कौन सा होगा, अगर पूछ लेगा तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए अब भाई भाव में क्या होता है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है दोस्तों, और द्वंद्व का दोनों हो जाता है। और कर्मधारय में क्या होता है कि इसमें उपमेय, उपमान और विशेष विशेषण का संबंध होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी बहुब्री, अष्टाध्यायी में कौन समास दोस्तों, बहुब्री, द्विगु या कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। आपको पता होगा जहां पर कोई संख्यावाचक शब्द आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास। तो देखिए अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार दोस्तों, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका द्विगु समास। द्विगु जैसे द्विगु होता ना, द्वि से याद कर लेना कि संख्यावाचक होगा तभी उसमें क्या होगा, द्विगु होगा, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। बहुब्री का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो आपको बता दें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को 1961 में, कब, 1961 में दोस्तों, किसके लिए दिया गया दोस्तों, तो चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में दिया गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक दोस्तों, सौरसेनी। और ये किस उपभाषा की है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। जैसे ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ये सब क्या हैं, आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों। उसी के अंतर्गत आपका ब्रजभाषा भी होता है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली दोस्तों, और इसके अंतर्गत ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपको बताया कि हिंदी में टोटल कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं। अगला देखिए, आपको ये गद्यांश पढ़ना दोस्तों, और फिर इसके आधार पर आपको आंसर करने। इसको आप लोग आराम से चलाइएगा और इनको देख करके सही समझिएगा। हम आपको सीधा उसके आंसर के पास ले चलते दोस्तों। पहला है कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, क्यों, समाजोपयोगी कार्यों के लिए या राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए या राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए या फिर मानव मात्र के कल्याण के लिए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किसके अनुसार, इस पैसेज के अनुसार। तो क्या जाएगा, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हो निष्ठावान श्रमिक या धनवान व्यक्ति या उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या शक्तिशाली सिपाही दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा 3 नंबर, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति दोस्तों। चलिए अगला है कि उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण या जनता में सांप्रदायिक सद्भाव या फिर राजनीति के कुशल दांवपेच या चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। यही क्या होता है, आपके उन्नत राष्ट्र के लिए प्रथम सोपान होता दोस्तों, ठीक। तो इसको आप लोग को क्या करना था, उसमें से छाटना था। अगला लास्ट क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, तो जो किसका मजाक उड़ाया जाता है दोस्तों, तो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है जो, ठीक उसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है दोस्तों, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है दोस्तों, पुरातन संस्कृतिमयी जीवन या लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति या प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति या वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कौन सी थी, अंग्रेजी दोस्तों, इन्हें अंग्रेजी का जनक बोलते हैं भारत में, ठीक दोस्तों। तो याद रख लेंगे, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों। अब देखिए आपको 20 से 24 तक क्या करना, प्रत्येक प्रश्न के 3 वाक्य हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए। देखिए कौन सा त्रुटि है, ए त्रुटि है, बी त्रुटि है, अगर कोई त्रुटि नहीं तो आपको डी ऑप्शन से कर लेना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, इसमें कौन सी उसमें त्रुटि है दोस्तों, तो आपको बता दें। देखिए श्रेष्ठतम मतलब ही सबसे हो जाता है दोस्तों, कि श्रेष्ठतम मतलब सबसे हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम श्रेष्ठतम नहीं करेंगे, या फिर सबसे श्रेष्ठ हो जाता तो अब सही होता दोस्तों। देखिए श्रेष्ठतम मतलब ही सबसे श्रेष्ठ होता है दोस्तों ना, तो इसलिए यहाँ पर हम डबल चीजें वो यूज नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रामचरितमानस भक्त काल की सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, तो सही होता दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर का कहता है कि ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, या फिर कोई तो नहीं दोस्तों। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों, 21 का। अब देखिए प्रातः काल का मतलब ही समय होता है दोस्तों, तो इसीलिए हम प्रातः काल के साथ में हम समय का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। प्रातः काल, देखिए ठंड के दिनों में प्रातः काल सर्दी काफी बढ़ जाती थी, ये सही होता, मगर प्रातः काल के समय ये गलत है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें भी क्या है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। जब मोहन सभा स्थल तक पहुंचा था तब सभा क्या होती, विसर्जित हो चुकी थी दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्जित, देखिए विसर्जन नहीं होना चाहिए था, विसर्जित होना चाहिए था। क्या विसर्जित होना चाहिए, विशेषण हो जाए, ये क्रिया लगा दी गई दोस्तों, तो ये चीजें आपके लिए गलत है दोस्तों। तो ये हमारा विसर्जन नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, विसर्जित होना चाहिए था। क्या विसर्जित, ठीक दोस्तों, विसर्जित होना चाहिए था। तो यही क्या है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला देखते हैं, जब जिस बस से जा रहा था वह बस बहुत भरी हुई थी दोस्तों। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है, तो दोस्तों इसमें कोई भी त्रुटि आपको नजर नहीं आएगी दोस्तों। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या कोई त्रुटि नहीं दोस्तों। चलिए 24 नंबर देखते हैं। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछाते हैं कि शुद्ध गाय का घी, ठीक, तो शुद्ध गाय कोई नहीं तो दोस्तों, शुद्ध गाय क्या होगी, गाय तो एक ही होती है ना, गाय होती है, उसमें शुद्ध और अशुद्ध नहीं पहचान सकते हैं। हाँ घी शुद्ध या अशुद्ध हो सकता है दोस्तों। तो इसमें सही क्या होना चाहिए था, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए, तब आपका ये वाक्य शुद्ध होता, मगर ये क्या कर दिया, इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गाय शुद्ध या अशुद्ध नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 से 29 तक क्या करना है, प्रत्येक कहावत है 4 समानार्थी हैं। अब देखिए आपको मुहावरों के अर्थ बताने। देखिए पत्थर को जोंक नहीं लगती दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा कि जो मजबूत होता उसका कभी शोषण नहीं होता। जैसे पत्थर एकदम मजबूत होता दोस्तों, उसका शोषण नहीं हो सकता दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता दोस्तों। ठीक है, जो एकदम हट वाला इंसान होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब पत्थर पे जोक लगे कोई दिक्कत ही नहीं, पत्थर पे कैसे जोक लगेगी ना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कहता है, विहंगम दृष्टि मतलब क्या होता है दोस्तों, विहंगम दृष्टि मतलब कि सरसरी निगाह, ठीक, सरसरी नजर के हैं, विहंगम दृष्टि से देख रहे हैं मतलब क्या, सरसरी नजर दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, काटो तो खून नहीं, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, काटो तो खून नहीं, क्या काटो तो खून नहीं मतलब क्या, एकदम से स्तब्ध होगा दोस्तों। ठीक है, काटो तो खून नहीं मतलब क्या, कि निर्जीव जैसा हो जाना, ठीक दोस्तों, या फिर निर्जीव हो जाना मतलब काटो तो खून नहीं मतलब कि एक हिसाब से देखते इसका मतलब ये नहीं होगा भय के कारण स्तब्ध होना, मतलब कि एकदम से क्या स्तब्ध हो जाए, मतलब जिससे काटो तो खून नहीं निकल रहा है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आंख न भाना। एक आंख न भाना मतलब क्या, बिल्कुल अच्छा न लगना, कहीं मुझे एक आंख नहीं भा रहा मतलब क्या, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उंगली उठाना मतलब क्या होता है, उंगली उठाना मतलब दोस्त की तरफ क्या करना, इशारा करना। क्या होता है, किसी के दोस्त की तरफ इशारा करना कि हाँ भाई इसने क्या किया है, गलत किया है दोस्तों, तो उसकी तरफ क्या हो जा रहा है, उंगली उठाया जा रहा है। तो मतलब क्या जाएगा हमारा सी ऑप्शन से बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि 30 से 32 तक आपको क्या करना है कि ये वाक्य दिए रहेंगे दोस्तों, इनको एक क्रम में लगाना है कि किस प्रकार से ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लेखपाल और बाकी एग्जामों में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनको आपको ध्यान से देखना है कि इनका सही क्रम क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है समय को परखने वाला। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में पूछेगा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए समय को परखने वाला, अब इनको सही से कैसे सजाया जाए कि एकदम सही से एक सेंटेंस बन जाए दोस्तों। देखिए इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी नंबर। ठीक, देखिए
देखिए अब पहले हम क्या करेंगे, रा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद या को लगा देंगे दूसरे नंबर पे, तीसरे पे हम कर देंगे वा को, और चौथे नंबर पे क्या कर देंगे, ला को दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनको हम करके देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। देखिए समय को परखने वाला, अब इसके बाद देखते हैं रंग से ढनांगे, और फिर उसके बाद और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता। बिल्कुल सही बन गया दोस्तों सेंटेंस। तो इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय गांवों के सभी, यह नंबर क्या कह रहा है कि सभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा दोस्तों। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हम सही क्रम देखते हैं दोस्तों। तो इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। बी ऑप्शन करके देखते हैं। तो बी ऑप्शन क्या है, पहले हम रा को पढ़ेंगे, ठीक, दूसरा क्या है या हो जाएगा दोस्तों, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा ला हो जाएगा, और चौथा वाह हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब इसको हम लगा के देखते हैं सेंटेंस है, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। बिल्कुल एकदम से सटीक हो गया दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाचार पत्रों में ये प्रकाशित है दोस्तों, तो इसको हमें सही लगाना है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, या वा राला। तो या को हम पहले पे लग देंगे, फिर क्या कर देंगे, वा लगा देंगे, फिर रा लगा देंगे तीसरे नंबर पे, और चौथे पे क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है, द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थ से परिचित होते हैं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली दोस्तों। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ी किसकी है, तो पूर्वी हिंदी की बोली है दोस्तों छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी की क्या है बोली, छत्तीसगढ़ी। और पूर्वी हिंदी में तीन भाषाएं आती, तीन बोलियां आती, कौन कौन सी दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ए बी सी दोस्तों, ए बी सी याद रख लेंगे। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी भी क्या है, आपके पूर्वी हिंदी का हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे टोटल 5 उपभाषाओं में पूर्वी हिंदी भी एक उपभाषा है दोस्तों, जिसके अंदर 3 बोलियां आती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो कौन सा प्रत्यय है जो आपको ज्यादातर हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, क्या ऊ है ना, जैसे महिला का महिलाओं है ना, तो इस तरीके से क्या ऊ लगाने से क्या बहुवचन ज्यादातर बन जाता है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन का है, बहुवचन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी दोस्तों। तो इसमें कुशाग्र क्या, देखिए विद्यार्थी की विशेषता क्या है दोस्तों, कि वो कुशाग्र है, और कुशाग्र उसका क्या है दोस्तों, तो गुण है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक, कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि देखिए विद्यार्थी का ये विशेष हो जाएगा, और कुशाग्र क्या है उसकी विशेषता है, तो क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण दोस्तों। चलिए अगला है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है दोस्तों। तो भक्तिकालीन कवि नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों, इनके बारे में बताना हमें। ठीक है, तो कौन नहीं है दोस्तों, तो देखिए आपको पता होगा भक्तिकालीन में आपके कौन नहीं थे, तो बिहारी नहीं थे दोस्तों। क्या है कि बिहारी नहीं थे दोस्तों, ये रीतिकालीन थे दोस्तों। अब आपको बता दें जो बिहारी थे ये जयपुर के जो नरेश थे, जयपुर के जो नरेश थे, क्या नाम था उनका, जयसिंह के दरबार में रहते थे दोस्तों। इसीलिए ये क्या है आपके, ये आपके रीतिकाल के दोस्तों। रीतकाल में क्या होता था, लोग आश्रय करते थे किसी राजा या महाराजा के यहाँ रहते थे दोस्तों, और इन्होंने एकमात्र रचना की बिहारी सत्सई। ठीक है, इसमें मुक्तक काव्य के 719 दोहे संकलित है दोस्तों, और ये श्रृंगार रस का बहुत ही अनोखी, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रचलित ग्रंथ है दोस्तों। तो याद करिएगा, इसमें आपके भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास दोनों आ जाएंगे दोस्तों। कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के हैं, और सूरदास कृष्ण काव्य धारा के हैं, और ये राम भक्ति के दोस्तों। तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, और 37वां क्वेश्चन आपको बताना इसका आंसर, और फिर उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए दोस्तों। ठीक है, तो गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य थे दोस्तों, शिबी, सौरसेना, शाक्य या फिर सवारा, किस गणराज्य थे दोस्तों गौतम बुद्ध, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। और आप हमें ये भी बताना कि आपने 37 में से किसने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर बाद में।